हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमालय एजू हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा सेशन है ये है CUET 2023 का आपका जो बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो हमें बिजनेस स्टडीज में बेसिकली जो यूनिट्स पढ़नी है वो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स रहने वाली है 12 यूनिट्स हमें पढ़नी है। सबसे पहली यूनिट में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। हम मैनेजमेंट में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजरियल लेवल्स कितने होते हैं, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, सुपरवाइजरी लेवल होता है, जिसे लोअर लेवल मैनेजर भी बोला जाता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे जो कि है हमारा पोस्ट डेक, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को हम देखेंगे। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन को, और कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन से, तो हम इस टॉपिक को भी देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में यूनिट सेकंड पर हम लोग आएंगे और इसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। हम यहाँ पर टेलर, FW टेलर के प्रिंसिपल्स देखेंगे। हम यहाँ पर हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स देखेंगे। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं हेनरी फेयोल ने, एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो FW टेलर ने दिए हैं। तो उन सारे प्रिंसिपल्स की स्टडी हम लोग यूनिट नंबर सेकेंड में करने वाले हैं। उसके बाद में आपका आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग देखने वाले हैं दैट बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस जो होता है, अगर पर्सन बिजनेस करता है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आउटसाइड वर्ल्ड के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा, सोशल एनवायरनमेंट होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, लीगल एनवायरनमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देखिए, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में हमारे इंडिया का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो क्या है, उसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है उसके रिगार्डिंग, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद में देखिए, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, LPG पॉलिसी। LPG पॉलिसी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम पर आई थी, तो LPG पॉलिसी की वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर क्या पड़ा। अब जो बिजनेस हो रहा है आफ्टर 1991, मतलब LPG पॉलिसी आने के बाद में बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो आपका यूनिट 3 है वो आपका यूनिट 3 रहने वाला है किससे रिलेटेड, यूनिट 3 आपका रहने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। फिर उसके बाद में देखिए, हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है हमारा पोस्ट डेक, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर को हेल्प करता है मैनेजमेंट करने में, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है ये, मतलब इस पूरे प्रोसेस को मैनेजर को फॉलो करना पड़ता है। अगर मैनेजर को मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, फिर डायरेक्ट करना पड़ेगा स्टाफ को, और उसके बाद में एट लास्ट जो प्लान करा है उसके अकॉर्डिंग थिंग्स कंट्रोल में है, कोई डेविएशंस तो नहीं आए हैं, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब ये जो मैनेजर प्लानिंग करेगा वो प्लानिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, स्टाफिंग कैसे होती है, डायरेक्टिंग कैसे होती है, कंट्रोलिंग कैसे होती है, वो सब हम जो है इन डिफरेंट यूनिट्स में देखने वाले हैं। जैसे कि आपको यूनिट नंबर 4 क्या नजर आ रही है, आपकी यूनिट नंबर 4 है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है हम देखेंगे, उसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। पूरा प्लानिंग प्रोसेस है, एक मैनेजर को अगर प्लानिंग करनी है तो वो पूरा क्या प्रोसेस है जिस प्रोसेस पर मैनेजर चलता है, तो प्लानिंग प्रोसेस देखेंगे।
इसी के साथ में देखिए टाइप्स ऑफ प्लान्स भी हैं, अलग अलग प्लान्स हैं, इन सारे प्लान्स को हम लोग देखेंगे। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान क्या होता है, स्पेशल प्लान क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये यूनिट नंबर 4 आपकी हो गई प्लानिंग से रिलेटेड। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 जो है आपकी वो ऑर्गेनाइजिंग की हो जाएगी। एक बार जब मैनेजर पूरी थिंग्स को प्लान कर लेता है तो प्लान करने के बाद में उसे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना होता है, उसे एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक ढांचा तैयार करना होता है। उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर वर्क जो है आगे बढ़ता है, तो उससे ही ऑर्गेनाइजिंग जो है ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है इसे हम डिटेल में समझेंगे जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे। इसका हम लोग मीनिंग समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में देखिए क्या प्रोसेस होता है आपकी ऑर्गेनाइजिंग का, ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होती है आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके फॉर्मल एनवायरनमेंट में बनती है, और एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बनती है। अब ये सारे टर्म्स आपको थोड़े कंफ्यूजिंग, थोड़े जो है डाउटफुल चीजें आपको इसमें लग रही होगी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल के अंदर इनफॉर्मल बनता है, पर ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद में हम लोग डेलीगेशन ऑफ वर्क देखेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम लोग देखेंगे। कितनी बार क्या होता है मैनेजर्स के पास में, जब सुपीरियर्स के पास में जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने वर्कलोड को आगे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब कुछ काम वो करते हैं, कुछ काम मैनेजर्स करते हैं, कुछ काम सुपीरियर्स करते हैं, और कुछ काम सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया जाता है। तो वही होता है डेलीगेशन ऑफ वर्क। डेलीगेशन ऑफ वर्क हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे। दो चीज़ें होती है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर उसके बाद में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के सारे टॉपिक्स ये रहे। फिर एक बार देखिए जब चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज हो जाती है कि कौन क्या काम करेगा, किसको कौन सा काम हमें जो है डेलीगेट करना है, उसके बाद में हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहने वाला है, ये सारा जब एक बार स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद में हमारा जो मैनेजर है वो फिर ये देखता है कि अच्छा हमने ये भी देख लिया कि कौन सा काम हमने करना है, कौन सा काम हमारे एम्प्लॉयज़ को करना है। अब ये देखना है कि एम्प्लॉयज़ है कि नहीं, हमारे पास में जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जितने हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, जितना हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, क्या वो स्टाफ है हमारे पास में। तो फिर मैनेजर आ जाता है किस पर, मैनेजर आ जाता है स्टाफिंग के ऊपर। ठीक है जी, तो स्टाफिंग में हम लोग देखने वाले हैं स्टाफिंग क्या होती है, उसकी नीड, इंपॉर्टेंस हम लोग देखने वाले हैं। फिर देखिए जो स्टाफिंग है वो किसका पार्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो देखिए कितनी बार जो है ना HRM को स्टाफिंग के जैसा मान लिया जाता है कि जो HRM है और स्टाफिंग है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही होता है। लेकिन नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये स्टाफिंग होता है। तो स्टाफिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। फिर उसके बाद में स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ एक बार जब सेलेक्ट हो जाता है तो जब सेलेक्ट हो जाता है तो सेलेक्ट हो जाने के बाद में उसकी ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसा होता है, कितनी बार जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी हमारे होते हैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की भी ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स होती है। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम स्टाफिंग में देखने वाले हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद में देखिए, फिर उसके बाद में यूनिट नंबर 7 में हम लोग डायरेक्टिंग देखेंगे। एक बार स्टाफिंग हो गई, जितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए थे उतने एम्प्लॉयज़ भी हमें मिल गए। अब काम एक्चुअली स्टार्ट होगा
वर्क एक्चुअली स्टार्ट होगा। और वर्क कैसे स्टार्ट होगा, एम्प्लॉयज जो हमारे पास में है उनको हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये डायरेक्टिंग क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे, फिर उसके बाद में क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है ये देखेंगे। डायरेक्टिंग के अंदर आपको पढ़ना है क्या, आपको पढ़ना है सुपरविजन, क्योंकि एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना होता है। अच्छा, जो ये डायरेक्टिंग होती है ना, ये डायरेक्टिंग जनरली कौन करता है, डायरेक्टिंग जनरली हमारे सुपरवाइजर्स करते हैं, क्योंकि डायरेक्टिंग किसे की जाती है, डायरेक्ट किया जाता है वर्कर्स को, और वर्कर्स के जस्ट ऊपर कौन होता है, तो लोअर लेवल मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है। ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो डायरेक्टिंग में आपको पढ़ना है सुपरविजन, आपको पढ़ना है दैट एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे करेंगे, आपको पढ़ना है एम्प्लॉयज की लीडरशिप जो है कैसे परफॉर्म करेंगे, फिर आपको पढ़ना है दैट एम्प्लॉयज के साथ में या ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का आपका लास्ट स्टेप रह गया है, जो कि है आपकी कंट्रोलिंग। तो यूनिट नंबर 8 में हम लोग कंट्रोलिंग देखेंगे, कंट्रोलिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। उसके बाद में देखिए कंट्रोलिंग जो है ना वो एक तरह से बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में वापस जो है प्लानिंग की तरफ जाया जाता है, क्योंकि आप कंट्रोल किसको करोगे, आपने जो प्लान किया है आप उसको कंट्रोल करोगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप देखना है। फिर उसके बाद में कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद में कंट्रोलिंग टेक्निक्स क्या है ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद में अभी तक तो जो भी हमारा चल रहा था यूनिट नंबर 8 तक, यूनिट नंबर 8 आपका कंप्लीट मैनेजमेंट का जो है पोर्शन था। अब उसके बाद में आपकी जो 9th यूनिट से आपका जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका फाइनेंस का, बिजनेस फाइनेंस का पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग बिजनेस फाइनेंस के अंदर देखेंगे एक्चुअली बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस वो होता है जहां से बिजनेस को फाइनेंस मिलता है, मतलब बिजनेस फाइनेंस करता है। इसका मतलब ये है, देखिए बिजनेस चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो बिजनेसमैन पैसा कहाँ से लाता है, ऐसी कौन सी जगह है जहां से बिजनेस को पैसा मिल जाता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसका रोल, उसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कवर करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में फाइनेंस किस तरीके से रखा जाए, कितना शेयर रखा जाए, कितना इक्विटी रखा जाए, कितना डेट रखा जाए, वो फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। फिर उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट। ये सारा बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक हम लोग जो है वो यूनिट नंबर 9 में कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो अगला जो यूनिट है, हमारी यूनिट नंबर 10, वो है फाइनेंशियल मार्केट की। देखिए 2 मार्केट्स होते हैं, कौन से, एक तो है आपका मनी मार्केट और एक है आपका कैपिटल मार्केट। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स कौन से होते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। मनी मार्केट, नेचर, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं मनी मार्केट के, वो देखेंगे। मनी मार्केट जनरली वो मार्केट होता है जो 1 साल का मार्केट होता है, और 1 साल से ज्यादा का जो मार्केट होता है वो आपका कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट फिर 2 तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। फिर देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे। आपके स्टॉक एक्सचेंजेस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग सेबी पढ़ने वाले हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट नंबर 11 है, जो कि है आपकी मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग में क्या होता है, एक बार जब बिजनेस जो है बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस में प्रोडक्ट्स होते होंगे, सर्विसेज होती होगी, तो जहाँ जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बन रही है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स के लिए बन रही है। तो कस्टमर्स की क्या ज़रूरत है, जो हमने उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स हमने बना लिए हैं उनको कस्टमर तक कैसे पहुँचाया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग में होती है। तो हम लोग मार्केटिंग देखेंगे, मीनिंग, फंक्शन और रोल उसका पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए मार्केटिंग और सेलिंग
क्या होती है, क्योंकि मार्केटिंग और सेलिंग लोगों को एक ही लगती है, लेकिन मार्केटिंग और सेलिंग जो है वो एक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नेचर, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं। दैट फैक्ट्री में अगर जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहां से वो कहाँ पर जा रहा है, वहां से हो सकता है वो होलसेलर के पास में जा रहा हो, फिर हो सकता है वो रिटेलर के पास में जा रहा हो, फिर हो सकता है वो अल्टीमेट कस्टमर के पास में जा रहा हो। तो ये चेन किस तरह की है, ये चेन को हम लोगों को स्टडी करना है। फिर उसके बाद में हम प्रमोशन देखेंगे, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, आपका प्रमोशन मिक्स क्या है, एडवर्टाइजिंग भी हम लोग देखने वाले हैं, पर्सनल सेलिंग देखने वाले हैं, एंड ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग हम लोग देखने वाले हैं। प्राइस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग किस तरीके से की जाती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके प्राइसिंग की जाती है, ये सारी चीजें हम लोग यूनिट नंबर 11 मार्केटिंग में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपका यूनिट नंबर 12 आ गया, जो कि है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम अकॉर्डिंग टू 2019 हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने वाले हैं, ठीक है जी। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में रेड्रेसल एजेंसीज बनी हुई हैं आपकी, वो हम लोग देखने वाले हैं। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 13, सॉरी स्टार्टिंग में मैं गलत बोल गई थी, यूनिट 12 नहीं है, हमारी यूनिट 13 है। तो यूनिट 13 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर के रोल्स एंड फंक्शंस क्या क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आपका जो CUET का सिलेबस है एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है, तो हम लोग बहुत अच्छे से विद MCQs ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करने वाले हैं।